अरे जय जय ओबीसी. ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे. ओबीसीचे 72 वसतिगृह सुरू झालेच पाहिजे. ओबीसीची आधार योजना सुरू झालीच पाहिजे. अरे अशी कशी होत नाही. अरे अशी कशी होत नाही. अरे होश में आओ, होश में आओ. महाराष्ट्र सरकार होश में आओ. अरे होश में आओ, होश में आओ. अरे होश में आओ, होश में आओ. ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे. जय ओबीसी. अरे जय ओबीसी. जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये हमारे जो पुरेदा है, देश के नेता है, जो जननायक है, इन्होंने ये ऐसे स्लोगन लगाया. हम देखते हैं अभी बिहार में जो जातीय जनगणना के आंकड़े हैं उसमें हमने देखे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. कौन सी शक्तियां ऐसी है जो ओबीसी की जनगणना बोली है जो जातीय जनगणना के विरोध में रहती है? देखिए सर, अभी वर्तमान में जो भारत का जो नक्शा है उसमें अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार होने के साथ ही वो आरएसएस के इशारों पे चल रही है. आरएसएस मतलब सिर्फ बीजेपी नहीं है. आरएसएस मतलब बीजेपी, कुछ कांग्रेस या कुछ जो कम्युनिस्ट है, ये सभी लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो तीसरा फ्रंट है ये ना बने. अगर सबसे पहले बाबा साहब ने दी हुई जो 340वीं जो प्रविष्टि है या कलम है उसका अगर विरोध किसने किया है तो उस वक़्त के आज़ादी के बाद में आने वाली जो कांग्रेस की सरकार है उसने ही ये कलम हटाया इन द ईयर 1948 1948 में. बाद में हम देखते हैं काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग और नचीपन आयोग, ये तीनों वक़्त अगर सरकारें अगर देखेंगे तो वो कांग्रेस की थी, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया है और इसका अमल नहीं किया. यानी कांग्रेस और बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत इसका विरोध किया, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं. पर जो देश के क्षेत्रीय दल है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर हम जाते हैं तो जेडीयू हो, या फिर जो मुस्लिमों के दल है या क्रिश्चियनों के ग्रुप है, क्या वो भी ओबीसी जनगणना के विरोध है? नहीं, वो विरोध में नहीं है. जैसे मान के चलो कि अभी बिहार का उदाहरण हम लेते हैं. बिहार की सरकार ने वहाँ पे ओबीसी की जातीय जनगणना की और वो इंडेक्स बताता है कि भाई देयर आर 63% ओबीसीज इन बिहार. अगर वो बिहार में है तो वही इंडेक्स पूरे भारतवर्ष में लागू होता है. और जो कर्पूरी ठाकुर साहब का जो योगदान है उसमें, वो ध्यान में रखते हुए इन्होंने अभी कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न दिया. और 8 दिन पहले कल ही आपने देखा होगा कि एक तो इधर कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न दिया और कल उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी साहब को भी भारत रत्न डिक्लेयर कर दिया. लेकिन बाबा साहब के गुरु राष्ट्रपिता महात्मा फुले और माता सावित्री फुले, इनकी मांग को लेके हम कई दिनों से, कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं कि भाई आप इस फुले दाम्पत्य को भारत रत्न दीजिए, जो सही में उसके हकदार हैं उनको नहीं दे रहे हैं. इसकी वजह यह है कि इनको स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, इसकी नींव रखने वाले, समतामूलक समाज की नींव रखने वाली जो विचारधारा है इनको नहीं चाहिए. ये सिर्फ कुछ लोगों को ऐसे पद देके, मेडल देके, भारत रत्न देके खुश करेंगे और पब्लिक का वोट अपने तरफ ट्रांसफ़र करेंगे. मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके आवाज़ इंडिया के माध्यम से, कि यहाँ के क्षेत्रीय दल एक होके एक थर्ड फ्रंट बनाए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी. भले ये मान्यवर कांशीराम साहब ही का नारा हो, लेकिन उसकी जो विचारधारा है वो बाबा साहब आम्बेडकर संविधान में है और विशेष करके उसका जो मूल मंत्र है वो राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी ने दिया है. वो अगर सपनों को अगर हमको साकार करना है तो हमको हमारी सरकार सत्ता में लाए बगैर और कोई चारा नहीं है. जब सत्ता में हम रहेंगे तो हम इनको चाहे वैसा नचा सकते हैं. हम अभी उनके इशारों पे नाच रहे हैं. जब बाबा साहब के मत के अधिकार पे हम हमारी सत्ता लाएंगे, बहुजनों की सत्ता लाएंगे ये 2024 में, तो हम चाहे वो कानून हमारे हक में पास करवा सकते हैं. ये मेरा विश्वास है. धन्यवाद. देश के बहुसंख्य समाज जो भारत के नागरिक है वो जागरूक हो रहे हैं और वो अपने जो उनके ग्रुप है जो उनको रोकते हैं, जो उनके तरक्की को रोकते हैं या चाहे वो उनके संसाधन को रोकते हैं, उन ग्रुप को वो पहचान रहे हैं. हम देखते हैं देश में जो माहौल है, अभी बिहार की जातीय जनगणना का देखा हमने, तो अम्बेडकरवाद, लोहियावाद या गांधीवाद या पेरियारवाद या मार्क्सवाद, इन सब के सामने कौन सा वाद आपको दिखता है देश में?
देश में इस वक्त तो हमें गोलवलकरवाद दिख रहा है और साथ में गांधीवाद भी दिख रहा है। दोनों की ये मिलीजुली सरकार होने के कारण हमारा आज़ादी से अब तक का हमने पूरा एक स्टैटिक डाटा निकाला है। तो अभी तक जो यहाँ के मूल निवासी जो अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनका अभी तक सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। इसके लिए दोषी जो लोग हैं, उसमें कहने का मेरा मतलब है आज़ादी से अब तक जिन्होंने भी सरकारें चलाई है इस देश के अंदर में, तो मेरा दावा है उनको सरकारें चलाना नहीं आई। क्या उपाय देखते हैं अगर से एक प्रकार से वंचितों का हक छीनते हैं, वो जो संख्या में जिनकी संख्या ज़्यादा है उनका हक छीनते हैं, चाहे रिजर्वेशन हो, अभी मराठा भी अपनी बात कर रहे हैं, फिर हमने देखा महाराष्ट्र में 2 जातियां एक दूसरे के आगे आ गई। इन सब के पीछे कौन सी शक्तियां देखते हैं आप और इसका क्या उपाय देखते हैं? देखो, जो शक्तियाँ है इसके पीछे का जो सबसे बड़ा आरएसएस जो है, उनका जो हिंदुत्ववादी जो चीज़ है, सबसे बड़ी 2 चीज़ें इस देश में, नेता, नियम और उनकी नीयत ठीक नहीं होने के कारण जितने भी लोग हमारे प्रतिनिधि बन के आज तक गए, चाहे कांग्रेस से गए हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी से गए हो, चाहे बीजेपी से गए हो, तो सभी लोगों ने कभी भी अध्ययन चिंतन करके जो बहुजन समाज है, लाखों लोग यहाँ पर है। और अभी अभी हमारे पीछे साहब ने भी आपको बताया है कि 1931 तक जनगणना हुआ, उसके बाद में इस देश में अभी तक की बात हम जिस वक्त में बात कर रहे हैं, तो मैं आवाज़ मीडिया के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि सारी बेईमानी है। कांग्रेस भी बेईमानी कर रही है, बीजेपी भी बेईमानी कर रही है। और अभी राहुल गांधी जी जो घूम रहे हैं, कि अभी पीछे साहब ने भी अभी भी कहा कि देखिए इस देश में अभी जैसे ये यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे कि इनकी सरकारें थी, किनकी कांग्रेस की सरकार थी ना, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है। पर आप भी एक मंत्री रहे हैं यूपी में, आपने कैबिनेट देखा है, वहाँ का यंत्रणा देखा है, आपने कार्यकाल देखा है, अपना कामकाज देखा है। मुझे एक बताइए कि क्षेत्रीय दल नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे बीजेपी और कांग्रेस देशभक्ति की बात करते हैं, पर क्षेत्रीय दल क्यों नहीं नेशनलिज्म और नेशनल मुद्दे की पॉलिटिक्स कर पाती है? इसलिए नहीं कर पाते कि जन जागरूकता का अभाव है, अवेयरनेस नहीं है। और ये जो हमारे सत्ता में जो बैठे मठाधीश लोग, वो चाहते भी नहीं है कि मतलब स्कूल कॉलेजों में, कार्यालय में, ऑफिसों में, संस्थानों में अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे ये लोग क्या करते हैं, सब जगह भगवत रामायण गीता का पाठ पढ़वाते हैं। तो मेरा कहता है कि संविधान पाठ क्यों नहीं करवाते? अगर आप संविधान पाठ करवाएंगे, उनके हक अधिकार के बारे में जितने भी आर्टिकल्स है, 340, 342, 341 के क्या है, 221 क्या है, 21 क्या है, इनके बारे में जब तक आर्टिकल्स के बारे में उनको जानकारी नहीं दोगे, आप सब बताते हैं कि भगवत गीता, रामायण बड़ा पवित्र ग्रंथ है, मगर उससे ऊंचा सर्व जाति धर्म के लोगों को अपना, जबकि भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें हम सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया है। मगर मैं अभी देख रहा हूँ इस देश में कि भारत देश में खास करके राष्ट्र छोटा हो गया है और धर्म और जात बड़ी हो गई है। इसका मूल कारण है कि जन जागृति का अभाव। आप क्या बोलेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि संविधान अपने भारत देश का बहुत बड़ा एक ये महत्व है, उसके बेसिक पर सभी ने चलना चाहिए। और जो भी राजकारण कर रहे बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, जो भी संविधान के हिसाब से चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी और हर समाज ने संविधान का पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र की लोक संख्या 12.5 करोड़ है, उसमें से 6.5 करोड़ लोक संख्या ही ओबीसी की है। उसमें से भारत स्वतंत्र होकर आज तक 75 साल हो गए, उसके बाद भी ओबीसी के बारे में सोचा नहीं गया। 72 वसतिगृह का निर्णय 2019 में था, उसके बाद अभी तक वो हॉस्टल चालू हुए नहीं। इससे स्टूडेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट के लिए जो फंड आवंटित किया जाता है ओबीसी समाज के लिए, वो बहुत न्यूनतम है। वो फंड बढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट को अच्छी सी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। स्वाधार योजना के बेस पे आधार योजना ओबीसी समाज के विद्यार्थियों को लागू होनी चाहिए। अच्छे हॉस्टल मिलने चाहिए और उतनी भागीदारी ओबीसी समाज की सामाजिक और सिस्टम के माध्यम से होनी चाहिए। ये प्रमुख स्टूडेंट की मांग है, जिससे ओबीसी समाज जो पिछड़ा वर्ग है वो ऊपर आ सके। ये यात्रा जो है, ये यात्रा हमारी सेवाग्राम से शुरू हुई है, गांधी जी की बापूपट से चालू हुई है और उसका समागम अब चंद्रपुर में होने वाला है। 10 दिन की यात्रा होने वाली है, उसमें हम 200 गांव कवर करने वाले हैं और ये 7 जिले में जाके यात्रा होने वाली है, जिससे जन जागृति करना, ओबीसी की जातीय जनगणना करना और विद्यार्थियों के, शेतकरी लोगों के सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए और उनको ओबीसी समाज के बारे में जानने के लिए, उनके हक और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये यात्रा हम निकाल रहे हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में रथ यात्राओं का दौर चला, आप देख सकते हैं इस तरीके का रथ जो है ओबीसी जनगणना संकल्प यात्रा। हम देखते हैं कि अलग अलग यात्राएं देश में निकलती है, चाहे वो मंदिर के लिए हो या फिर किसी और मांगों के लिए हो।
एक और यात्रा हम यहाँ देख रहे हैं कि ओबीसी जनगणना संकल्प यात्रा, ये यात्रा सेवाग्राम से होते होते पूरे विदर्भ के शहरों को कवर करते करते महाराष्ट्र में ये 10 से 15 दिनों का शेड्यूल है। और इनकी मांगे है कि ओबीसी की जनगणना जो होना चाहिए, और ये मांग इनकी सरकार किस तरीके से लेती है ये भी देखने वाला रहेगा आने वाले टाइम में। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।